नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टाइल लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अभी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे डिस्कस कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो आइए जानते हैं क्या होता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये जो टॉपिक है वो आगामी परीक्षा प्री DLED, प्री BEd, CTET, MPTET, UPTET, CGTET एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह टॉपिक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था। याद रखना है आपको कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। या सिगमंड फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो वह है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया गया है। इन्होंने 3 टाइप के मन बताए हैं। मन को 3 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। पहला है चेतन मन, अर्धचेतन, अचेतन। चेतन मन कॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन अनकॉन्शियस माइंड। चेतन मन 10% होता है, अर्धचेतन 0% ना के बराबर, अचेतन होता है 90%। आइए जानते हैं क्या होता है चेतन मन। यह मन प्रेजेंट के विचारों से रिलेटेड होता है। जो घटनाएं घट रही है वो सभी जो हमारे माइंड में चलता रहता है वो होता है चेतन मन। अर्धचेतन, इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता लेकिन कुछ टाइम देकर याद किया जा सकता है। जैसे किसी चीज़ को हम भूल चुके हैं और याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो वह उस समय याद नहीं आता लेकिन बाद में याद आता है, वो होता है अर्धचेतन। अचेतन, इसमें वे बातें होती है जो हम भूल चुके हैं और हमारे याद करने पर भी याद नहीं आती। जैसा कि एग्ज़ाम में होता है, हम किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे होते हैं, बहुत समय तक हम उसको याद करते हैं लेकिन अंततः वो याद ही नहीं आता, तो वो होता है अचेतन, अनकॉन्शियस माइंड। चलिए आगे पढ़ते हैं। फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। जो पर्सनालिटी होती है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है इदम, आईडी, सेकंड है ईगो, अहम, थर्ड है परा अहम। इदम, इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं होती है। शारीरिक मतलब शरीर की, और मूल जैसे भूख लगना, प्यास लगना, सेक्स आदि को सेटिस्फाइड करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बगैर इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। मतलब यह सामाजिक आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देता और नहीं नैतिक मूल्य की क्या सही है क्या गलत है ये उस पर ध्यान नहीं देता। ये होता है इदम। सेकंड है ईगो। यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है, प्लान बनाता है और उसका इम्प्लीमेंशन करता है। या परिणामों की वो चिंता करता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा, जैसे मैं चोरी करूँगा तो उसका परिणाम क्या होगा, वो होता है ईगो। थर्ड है परा अहम। यह समाज द्वारा नैतिक मूल्यों के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगी वह बुरे कामों से उतना ही दूर होगा। मतलब यह जो सुपर ईगो है, पराहम है, ये समाज के जो नियम कानून हैं कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये ज़्यादा होती है। वो जिस व्यक्ति में ये ज़्यादा होती है वह बुरे कामों से दूर रहता है। जैसे कि चोरी ना करना या झूठ ना बोलना। कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ही एकदम, कहा जाए अभी के ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं, तो वो आएंगे पराहम की कैटेगरी में। फ्रायड ने मानसिक स्तरों, मनोवृत्तियों, रक्षा युक्तियों, व्यक्तित्व घटकों और मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को बताया है। मानसिक स्तरों, फ्रायड ने मन के चेतन, पूर्व चेतन और अचेतन स्तर बताए हैं जो व्यक्ति के विचार और भावनाओं की जागरूकता की मात्रा पर आधारित होते हैं। मन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्तर जो है वो है अचेतन, जिसमें हमारे सभी दमित विचार, अनुभव और भावनाएं होती हैं। फ्रायड के अनुसार यह अचेतन हमारे व्यवहार और अनुभवों को लगातार प्रभावित करता है, जिससे प्रभाव के बारे में हम जानते भी नहीं हैं। मनोवृत्तियाँ, ये मनोवृत्ति हमारी आंतरिक उत्तेजनाएं होती है। हमारे भीतर अनेक मनोवृत्तियाँ होती है जिन्हें जीवन और मृत्यु में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रत्येक मनोवृत्ति की अपनी मानस ऊर्जा होती है। जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा को लिबिडो ऊर्जा कहते हैं। इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। यह जीवन ऊर्जा लैंगिकीय संतुष्टि से तुष्ट होती है, जबकि मृत्यु मनोवृत्ति आक्रामकता, हत्या, आत्महत्या जैसी क्रियाएं प्रदर्शित करती है। दोनों मनोवृत्तियां जो है वो समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। सुरक्षा युक्तियाँ, मानव में संघर्ष, तनाव और भग्नाशा आदि जीवन में अनिवार्य है। संघर्ष भी होता है, तनाव भी होता है। रक्षा युक्तियाँ जीवन की इस भग्नाशा, कष्टदायक स्थिति को कम करने का कार्य करती है। भग्नाशा का कारण है कि समस्या का कोई वास्तविक समाधान नहीं हो रहा है। ये सुरक्षा युक्तियाँ व्यक्ति की खतरे से रक्षा करती है।
निम्नलिखित रक्षा युक्तियाँ मानव द्वारा काम में ली जाती है। तर्क संगति, इसमें आप विवेकपूर्ण व्यवहार के लिए तर्कपूर्ण कारण बताया जाता है। जैसे अपराधी का अपने व्यवहार का कारण बुरी संगत, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई अपराधी है, तो उसकी इस व्यवहार का कारण क्यों है, तो वह बुरी संगत है, अथवा किसी कोर्स में प्रवेश न मिलने पर उस व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं बताना, इसे अपराध भाव परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। दमन, इस युक्ति में अवांछनीय या अस्वीकार विचारों, भावों, यादों को अचेतन में ढकेल देना, क्योंकि इसे याद करना कष्टपूर्ण या भय पैदा करने वाला होता है। कई महिलाएं गंदी गालियों को दमन कर देती है। प्रतिस्थापन, इसमें सामयिक प्रतिक्रियाओं को एक व्यक्ति या परिस्थिति से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर देना है। माता से दंड मिलने पर बालक जो है क्रोधित होकर अपना क्रोध अपने खिलौने या अपने छोटे भाई बहनों पर निकालता है। कोई माता जो है बालक को अपना क्रोध निकाल दी है, या उसको कुछ बोल दी, या फिर एक थप्पड़ ही लगा दी, तो बच्चा जो है अपना गुस्सा प्रदर्शित करने के लिए अपने खिलौने पर या फिर अपने छोटे भाई बहनों पर अपना गुस्सा जो है निकालता है। प्रक्षेपण, व्यक्ति अपनी गलती से उत्पन्न चिंता को बाहरी वातावरण या संसार पर प्रक्षेपित कर देता है। जैसे मैं उससे घृणा करता हूँ के बजाय वह मुझसे घृणा करता है, ऐसा कहा। हम लोग सामान्यतः ऐसा नहीं बोलते हैं कि मैं उससे घृणा करता हूँ, हम हमेशा यही बोलते हैं कि सामने वाला जो है वो हमसे घृणा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम उससे कर रहे हैं तभी तो वो हमसे कर रहा है। प्रतिक्रिया निर्माण, अपनी भावनाएं व्यवहार की बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया विकसित करना। जैसे ज्ञान के स्थान पर प्रेम करना। हम जानते हैं कि हमें ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, हमारा माइंड जो है पॉजिटिविटी की ओर से ज़्यादा निगेटिविटी की ओर आकर्षित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोलैंगिक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रायड के अनुसार मानव का जीवन पर्यंत व्यवहार अपनी आधारभूत प्रेरणा की संतुष्टि की आवश्यकताओं द्वारा अभिप्रेरित होता है। बालक के मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं इस जीवन ऊर्जा के संतुष्टिकरण के प्रकार पर निर्भर करती है। फ्रायड के अनुसार इस मनोलैंगिक अवस्थाओं को निम्नलिखित अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। पहला है मुखी अवस्था। बालक के विकास की प्रथम अवस्था को कहा जाता है मुखी अवस्था, जो जन्म से 18 माह तक की अवधि तक होती है। जन्म से 18 माह तक की अवधि तक होती है मुखी अवस्था। मुख्य क्रियाएं जिसमें होंठ जो है जीव और सहायक अंग मुख्य भाग होते हैं, जैसे चूसना, निगलना, दबाना, काटना बालक को जो है वो खुशी देता है। दूसरा है गुदी अवस्था। बालक के विकास की यह अवस्था 18 महीने से 3 वर्ष तक होती है। इसमें जीवन की जो ऊर्जा है वो मुख से गुदा क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाती है। बालक को खुशी का अनुभव मुख्य रूप से त्यागने की क्रिया और उससे संबंधित क्रियाओं से होता है। जैसे मल त्याग की क्रिया उसे तनाव से मुक्ति और खुशी देती है। तीसरा है उत्तर लैंगिक अवस्था। यह अवस्था 3 से 5 वर्ष की होती है। इसमें बालक का संतुष्टिकरण जन्म अंगों पर केंद्रित हो जाता है। फ्रायड के अनुसार बालक जो है वह अपनी माता और बालिका अपने पिता से प्रेम करती है और उसे एक दूसरे में बांटना नहीं चाहते हैं। ये होती है उत्तर लैंगिक अवस्था। आपने देखा होगा बालक का जो आकर्षण है, मतलब बालक जो है वो अपनी माता को ज़्यादा प्यार करता है और पिता जो है उसका लगाव अपनी बेटी की ओर ज़्यादा होता है। बालक विपरीत लिंगी अभिभावक से लगाव और समान लिंगी अभिभावक से द्वेष रखता है। फ्रायड ने इसे ओडिपस का नाम दिया है। ये ओडिपस ग्रंथि के कारण होता है। बालक जो है वो माता से मतलब विषम लिंगी होने के कारण जो है वो उनके प्रति ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं। ये ओडिपस ग्रंथि है। इसी तरह बालिका का अपने माता से रूढ़िपन और पिता से प्रेम इलेक्ट्रा ग्रंथि कहलाता है। इसे याद रखना है भाई। बालक जो है वो अपनी माता से लगाव होता है, वो होता है ओडिपस, और पिता से प्रेम इलेक्ट्रा ग्रंथि। स्वमोह नैरिसिज्म, शैशवावस्था में बालक अपने रूप पर मोहित हो जाता है। स्वयं से ही प्रेम करने लगता है। इस आत्मा प्रेम की भावना को फ्रायड ने स्वमोह कहा है। यह किशोरावस्था में अधिक होता है। जैसे दर्पण में अपना जो प्रतिबिंब है उसको देखना, अपने बाल संवारना, ये क्या है? खुद से प्रेम ही तो है, स्वमोह। पांचवा है सुप्तावस्था। बालक की अवस्था 5 वर्ष से यौना आरंभ होती है, जिसमें लैंगिकता कम महत्वपूर्ण होती है। यह अवस्था सामान्यतः शांत होती है। इस काल में बालक संज्ञानात्मक कौशल और सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करता हुआ अपना क्षेत्र
विस्तृत करता है। ये होता है सुप्तावस्था। उसके बाद छठवा है जरनांगी अवस्था। किशोर अवस्था काल है जिसमें लैंगिक ऊर्जा पूरे बल के साथ दोबारा प्रकट होती है। इस काल में व्यक्ति का प्रेम अधिक परोपकारी होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 मुख्य घटकों इदम, अहम और परहम से बनता है। प्रत्येक घटक के अपने कार्य सिद्धांत और गतिशीलता होती है। यह एक दूसरे से संबंधित होती हैं। व्यक्ति का व्यवहार इन तीनों घटकों की अंतर्क्रिया का परिणाम होता है। तो ये रहा सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।